हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 8 से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। बालक सांवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। कैसे? रोकर, हंसकर, रोकर एवं हंसकर, बातचीत कर। सांवेगिक अभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोकर एवं हंसकर। आइए समझते हैं इसके बारे में। बालक अपनी सांवेगिक अभिव्यक्ति रोकर या हंसकर प्रस्तुत करता है। बातचीत संवाद अभिव्यक्ति का माध्यम है। अपनी भावनाओं, संवेगों को समझना, उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्ति संवाद नहीं करता है, परंतु भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। भय, करुणा एवं भूख भी संवेग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है? पहला अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत एवं परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। भाषा का मूल रूप से अनुकरण, अनुबंधन एवं परिपक्वता के माध्यम से होती है। भाषा संवाद का एक माध्यम है। परिपक्वता के साथ साथ भाषा का विकास होना स्वाभाविक क्रिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? फीमिनिस्ट ने। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमिनिस्ट। आइए पढ़ते हैं। फीमिनिस्ट ने लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार समाज में लिंग असमानता स्त्री पुरुष विभेद पर आधारित है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? समाज, तो कैसे समाज की अवधारणा है? पितृसत्तात्मक अर्थात पिता की सत्ता। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा है। ऐसे समाज में परिवार का मुखिया पिता होता है। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पिता पर ही होती है। पिता समाज में परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा अति प्राचीन है। इसे परंपरागत समाज की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो कौन से कारण हैं? ऑप्शन नंबर बी, आयु एवं बुद्धि। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण आयु एवं बुद्धि है। आयु एवं बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता निर्धारित होती है। वैयक्तिक विभिन्नता व्यक्ति मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विद्या भी है। अलग अलग आयु के बालकों की बुद्धि लब्धता अलग अलग होती है। अलग अलग बुद्धि लब्धता वैयक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? किसकी विशेषता? मूल्यांकन की। पहला उपयोगिता, दूसरा विश्वसनीयता और तीसरा वैधता और चौथा है ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए पढ़ते हैं। उपयोगिता, विश्वसनीयता एवं वैधता ये सभी मूल्यांकन की विशेषता को दर्शाते हैं।
मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी बालक की अधिगम क्षमता की जांच की जाती है। मूल्यांकन के अंतर्गत उपयोगिता, विश्वसनीयता एवं वैधता का व्यापक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? वंचित बालकों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्धन बालक। आइए समझते हैं इसको। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में निर्धन बच्चों को शामिल किया जाता है। सृजनात्मक बच्चे, स्कूली छात्र एवं दिव्यांग बच्चे विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। निर्धन बच्चे पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, साथ ही विविध अधिकारों एवं लाभों से भी वंचित रहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वंचित बालकों की पहचान निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? कौन से बालकों की पहचान? वंचित बालकों की पहचान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। आइए और समझते हैं। वंचित बालकों की पहचान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर की जाती है। ये मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। समाज में इनकी स्थिति दोहरी होती है। ये अधिकारों से वंचित रहते हैं। ये आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित रहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? किसमें? अधिगम में। पहला, शारीरिक कमी के कारण, बिल्कुल सही। दूसरा, मानसिक कमी के कारण, ये भी सही। संवेगात्मक कमी, ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। दिव्यांग बालकों में सामान्यतः शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कमी पाई जाती है, अतः ऐसे बालकों को अधिगम में कठिनाइयां आती हैं। दिव्यांग बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वे किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? समस्यात्मक बालक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनका व्यवहार आक्रामक होता है, अर्थात आक्रामक व्यवहार वाले। पढ़ते हैं इसके बारे में। आक्रामक व्यवहार समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, जबकि पठन विकार, लेखन अशक्तता एवं भाषा अशक्तता मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न समस्या है। पठन विकार होने पर बालक को पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। लेखन अशक्तता से ग्रसित होने वाला बालक लिखने में अक्षम होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। डिस्लेक्सिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकार है? तो डिस्लेक्सिया कैसा विकार है? एक पठन विकार है। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। आइए पढ़ते हैं। डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित मनोवैज्ञानिक विकार है। इससे पीड़ित बालक सही ढंग से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। वह शब्दों को सही ढंग से पहचान नहीं पाता है। शब्दों को पहचानने के अभाव में बालक उसे पढ़ नहीं पाता है। मनोविज्ञान में इस समस्या को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक सिद्धांत है? कौन सा सृजनात्मक सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबद्धता सिद्धांत। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। संबद्धता का सिद्धांत सृजनात्मकता से संबंधित है। संबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत नए विचारों का निर्माण होता है, अतः अधिक संबद्धता, अधिक विचारों और अधिक सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिभाशाली बालक को स्पष्ट किया है? तो किसने किया था प्रतिभाशाली बालक को स्पष्ट? पॉल विट्टी ने। इसका सही आंसर, इसको ध्यान रखेंगे, समझेंगे इनके बारे में। पॉल विट्टी ने प्रतिभाशाली बालकों को स्पष्ट किया है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धता 120 से अधिक होती है, साथ ही उनकी सृजनशीलता भी सामान्य से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार बताए हैं? 4, अर्थात सही है ऑप्शन नंबर सी। आइए और देखते हैं इसके बारे में।
आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है। अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, रहकर सीखना एवं अर्थपूर्ण सीखना आशुबेल के द्वारा बताए गए अधिगम के नियम हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से किसका कथन है? किनका कथन है ये? क्रो एवं क्रो का अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। क्रो एवं क्रो के अनुसार बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। सोचने से नवीन विचारों का विकास होता है जो अधिगम क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अर्थात तत्परता से। सही ऑप्शन नंबर ए। आइए और पढ़ते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। इसका अभिप्राय है जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है, वह उसे शीघ्र सीख लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला टेप रिकॉर्डर, दूसरा चार्ट, तीसरा मानचित्र या चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये तीनों, मानचित्र भी, टेप रिकॉर्डर और चार्ट, जो कि शिक्षण सहायक में सामग्री में सहायक है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। टेप रिकॉर्डर, मानचित्र एवं चार्ट ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री माने जाते हैं। विद्यालय की कक्षाओं में इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अधिगम क्षमता को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि का प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। आइए और समझते हैं इसके बारे में। शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन शिक्षण विधि का प्रकार है। अधिगम कार्य को संचालित करने हेतु अनुदेशन का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम संबंधित विषय वस्तु के अनुरूप ही अनुदेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? मॉन्टेसरी ने। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन मॉन्टेसरी ने किया था। इस पद्धति में बालकों को व्यवहारिक ज्ञान अर्थात खेल कूद के माध्यम से अधिगम के प्रति प्रेरित किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना किसने बताया है? तो यह किसने बताया है? स्किनर ने, अर्थात सही है ऑप्शन नंबर सी। आइए समझते हैं। स्किनर महोदय ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना बताया। स्किनर महोदय ने अधिगम से संबंधित सिद्धांतों को बताया। उन्होंने चूहे एवं कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। दोस्तों, मैं आज फिर से बताना चाहूंगा कि मैं जो भी आंसर आपको क्वेश्चनों का बताता हूं वो लिखा भी हुआ है। ऐसा नहीं है मैं आंसर ना भी लिखता, केवल आपको आंसर बता देता, समझा देता तो काम चल जाता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके जहां भी मेरी भाषा में समझ में ना आया हो या सुनने में आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप वो चीजें पढ़कर समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। नमस्कार।